नमस्कार। आज हम भारत के इतिहास के उन पन्नों को पलट रहे हैं जिनकी आवाज अक्सर मुख्य धारा की बहसों में थोड़ी दबसी जाती है। हम बात करने वाले हैं भारत के अलग अलग हिस्सों में जो जनजातीय विद्रोह हुए उनके बारे में। हाँ। हमारे पास जो जानकारी है वो इन संघर्षों की एक आप कह सकते हैं पूरी तस्वीर देती है। ये कब हुए, क्यों हुए, कौन थे इनके पीछे। सही। लेकिन ये सिर्फ तारीखें और नाम नहीं है, ये उन समुदायों की अपनी जमीन, अपने जंगल, अपनी पहचान, अपनी आजादी बचाने की जद्दोजहद है। बिल्कुल। तो चलिए इतिहास की इन कम सुनी परतों को खोलते और समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, और देखिए इन विद्रोहों को समझने के लिए ना उस समय का माहौल समझना बहुत जरूरी है। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई और फिर बाद में ब्रिटिश राज फैला तो इसका असर बहुत गहरा पड़ा, खासकर दूर दराज के आदिवासी इलाकों पर। अच्छा। उनकी जो पारंपरिक व्यवस्थाएं थी, सदियों पुरानी जमीन पर सबका हक, जंगल का इस्तेमाल, उनके अपने नियम कानून, इन सब पर बाहरी ताकतों ने आप कहिए हमला सा कर दिया। हाँ, जैसे अंग्रेजों ने नए टैक्स लगा दिए होंगे। हाँ, नई लगान व्यवस्था, जंगलों को कह दिया ये सरकारी संपत्ति है, आप नहीं जा सकते। और बाहरी लोग जिन्हें कई जगह दिकू कहा गया, ये जैसे जमींदार, साहूकार, ठेकेदार, उन्हें लाकर बसा दिया। ओ, ये दिकू शब्द महत्वपूर्ण है। हाँ, बहुत दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ कोई इकोनॉमिक बदलाव नहीं थे, ये उनकी पूरी जीवन शैली, उनकी संस्कृति पर हमला था। समझ गई। और इसी बाहरी दखलंदाजी, इसी शोषण के खिलाफ फिर वो आवाज उठी, वो प्रतिरोध जन्मा। तो आज हम इसी की गहराई में जाएंगे। हाँ, हमारा मकसद यही है कि इन अलग अलग विद्रोहों के कारण क्या थे, उनका रूप कैसा था, कौन नायक उभरे और उनका महत्व क्या रहा, इसको ठीक से टटोलें। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे शुरुआती विद्रोहों में से एक, चुआर विद्रोह। जानकारी बताती है कि ये बंगाल प्रेसिडेंसी के जंगल महल इलाके में हुआ था। हाँ, आज का पश्चिम बंगाल और झारखंड का कुछ हिस्सा। और ये 2 फेज में हुआ, पहला 1786 से 72 और फिर दूसरा जो ज्यादा बड़ा था 1799 से 1809 के आसपास। सही। ये चुआर लोग कौन थे और क्यों इतना गुस्सा था उनमें? देखिए, चुआर असल में भूमिज आदिवासी थे। वो पारंपरिक तौर पर वहां के जमींदारों के लिए पाइक का काम करते थे। पाइक मतलब? एक तरह के सैनिक या गार्ड समझिए, और इसके बदले उन्हें जमीनें मिलती थी जिन पर टैक्स नहीं लगता था। अच्छा, सर्विस के बदले जमीन। हाँ, अब जब अंग्रेज आए उन्होंने जमींदारों पर लगान बहुत बढ़ा दिया, तो जमींदारों ने क्या किया, बोझ डाला पाइकों पर। ओह, तो उनकी जमीनें छिन गईं या टैक्स लग गया? बिल्कुल, या तो जमीनें गईं या भारी टैक्स। और साथ में अंग्रेज अपनी पुलिस व्यवस्था ला रहे थे, तो पाइकों की जो पुरानी इज्जत थी, भूमिका थी, वो भी कम हो गई। तो आर्थिक मार भी और सम्मान पर भी चोट। हाँ, इसी वजह से उन्होंने विद्रोह किया। और जो 1799 वाला विद्रोह था वो तो बहुत जबरदस्त था, अंग्रेजों को काफी मुश्किल हुई उसे दबाने में। तो ये दिखाता है कि ब्रिटिश नीतियां जमीन पर कितना असर डाल रही थीं शुरू से ही। हाँ, और कितना तीखा विरोध हो रहा था। ये तो हुई पूरब की बात। अगर थोड़ा पश्चिम चलें तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर वाले इलाकों में भीलों का विद्रोह भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये चला 1818 से 1831 के बीच। हाँ, भील विद्रोह। उनका नारा था, जंगल हमारा, जमीन हमारी। ये तो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। बिल्कुल, भीलों का विद्रोह भी देखिए वही कहानी है, बाहरी दखल और अपने पारंपरिक हक छीनना। 1818 में जब अंग्रेजों ने पेशवाओं को हराया और खानदेश वगैरह पर कब्जा किया, तो उन्होंने भीलों पर भी अपना नियंत्रण जमाने की कोशिश की। और भील समुदाय जंगलों में आजादी से रहता था। हाँ, वो जंगलों में स्वतंत्र रहते थे, वन की उपज पर निर्भर थे। उन्हें ये पाबंदियां कैसे मंजूर होती? अंग्रेजों ने नए टैक्स लगाए, उनके जो मुखिया थे उनके अधिकार कम कर दिए। लेकिन इसमें एक और बात थी शायद, ये सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था। सही पकड़ा आपने, यहाँ एक और परत है। अंग्रेजी राज आने से जो स्थानीय साहूकार थे, जमींदार थे, वो भी ताकतवर हो गए और वो भी भीलों का शोषण कर रहे थे। अच्छा। तो ये लड़ाई कई तरफ थी, अपनी आजादी के लिए, जंगल जमीन पर अपने हक के लिए, और स्थानीय शोषकों के खिलाफ भी। मल्टी डायमेंशनल स्ट्रगल था ये तो। हाँ, और अंग्रेजों को इसे दबाने में काफी वक्त लगा, कई सैनिक अभियान चलाने पड़े। ये दिलचस्प है कि लड़ाई एक साथ कई मोर्चों पर चल रही थी। अच्छा, अब वापस थोड़ा पूरब की तरफ आते हैं। छोटा नागपुर पठार, मतलब आज का झारखंड। हाँ, झारखंड। वहां 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ। इसके पीछे क्या वजह थी और बुद्धू भगत जैसे नेताओं का क्या रोल था? कोल विद्रोह, जिसमें मुंडा, हो, उरांव और दूसरी जनजातियां भी शामिल थीं, ये छोटा नागपुर में ब्रिटिश विस्तार का सीधा नतीजा था। यहाँ भी जमीन का ही मसला था क्या?
हाँ, मुख्य मुद्दा जमीन का ही था। अंग्रेजों ने उनकी जो पारंपरिक खुंटकट्टी व्यवस्था थी, मतलब जमीन पर पूरे समुदाय का हक, अच्छा, कम्युनिटी ओनरशिप। उसको अनदेखा करके बाहरी लोगों को जमीनें देनी शुरू कर दी। हिंदू, सिख, मुस्लिम, किसान, साहूकार, इन्हीं को दिकू कहा जाता था। वही दिखो। हाँ, और ये दिकू आदिवासियों का भयंकर शोषण करते थे, जमीनें हड़प लेते, कर्ज में फंसा देते। अंग्रेजी अदालतें भी उनके लिए बेगानी थी, मतलब पराई, और उन्हीं का पक्ष लेती थी। तो जाहिर है गुस्सा तो फूटेगा ही। बिल्कुल। इसी गुस्से ने विद्रोह का रूप लिया और बुधु भगत जैसे स्थानीय नायकों ने इसका नेतृत्व किया। उन्होंने बाहरी शोषकों पर, ब्रिटिश सत्ता के निशानों पर हमले किए। लेकिन इसे दबा दिया गया। हाँ, बहुत निर्ममता से कुचला गया, हजारों आदिवासी मारे गए। लेकिन इसने पहली बार इतने बड़े पैमाने पर छोटा नागपुर के आदिवासियों को बाहरी शासन के खिलाफ एक किया। भविष्य के संघर्षों की नींव रखी इसने। हाँ, और बुधु भगत जैसे नेता ये दिखाते हैं कि मुश्किल समय में समुदाय अपने अंदर से ही कैसे नेतृत्व पैदा करता है। तो ये पैटर्न साफ दिख रहा है, जमीन का छिनना, बाहरी लोगों का शोषण, और इसी कड़ी में शायद सबसे बड़ा और सबसे ऑर्गेनाइज्ड जनजातीय विद्रोह आता है, संथाल विद्रोह। हाँ, संथाल हूल 1855-56। सिद्धू और कान्हू मुर्मू का नाम इससे जुड़ा है। इसका स्केल कितना बड़ा था, इसका क्या महत्व है? संथाल विद्रोह वाकई में भारतीय इतिहास की एक असाधारण घटना है। ये बिहार और बंगाल के बॉर्डर वाले इलाके, जिसे दामिने कोह कहते थे, वहां हुआ। दामिने कोह। संथालों को वहां बसाया तो अंग्रेजों ने ही था, जंगल साफ करके खेती के लिए। लेकिन बहुत जल्दी वो तिहरे शोषण का शिकार हो गए। जमींदार, साहूकार यानी महाजन, और पुलिस, तीनों तरफ से। हाँ, महाजन भारी ब्याज पर कर्ज देते और फिर जमीन फसल सब हड़प लेते। जमींदार मनमाना लगान लेते और पुलिस, कचहरी, वो भी इन्हीं शोषकों का साथ देती। तो जब बर्दाश्त से बाहर हो गया। हाँ, तो सिद्धू और कान्हू मुर्मू दो भाई थे। उनके नेतृत्व में संथाल एक हुए। उन्होंने कहा कि उनके देवता ठाकुर यानी सिंह बोंगा ने उन्हें आदेश दिया है कि ये अन्याय का राज खत्म करो और अपना राज बनाओ। अपना राज, ये महत्वपूर्ण है बहुत। यहाँ जो बात इसे खास बनाती है वो है इसका ऑर्गेनाइज्ड होना और इसका घोषित लक्ष्य। करीब 60,000 संथाल, सोचिए, तीर कमान और अपने पारंपरिक हथियारों के साथ उठ खड़े हुए। 60,000? हाँ, उन्होंने महाजनों, जमींदारों के घरों पर, पुलिस स्टेशनों पर, रेलवे लाइनें जो बन रही थीं, डाकघरों पर, मतलब बाहरी सत्ता और शोषण के हर निशान पर हमला किया और ऐलान किया कि अंग्रेजी राज खत्म। बिल्कुल, और संथाल राज स्थापित करने का ऐलान। ये विद्रोह इतना जबरदस्त था कि कुछ समय के लिए अंग्रेजी शासन वहां से लगभग खत्म ही हो गया था। फिर अंग्रेजों ने क्या किया? उन्हें सेना बुलानी पड़ी और बहुत भयानक हिंसा हुई। अनुमान है कि 15 से 20,000 संथाल मारे गए। सिद्धू और कान्हू भी पकड़े गए, मार दिए गए। लेकिन इसका कुछ असर हुआ बाद में? हाँ, बिल्कुल। इस हूल यानी विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार को हिला दिया। उन्हें मजबूरन संथालों के लिए एक अलग संथाल परगना जिला बनाना पड़ा और उनकी कुछ पारंपरिक व्यवस्थाओं को मानना पड़ा। तो ये जनजातीय एकता, संगठन और प्रतिरोध की एक अद्भुत मिसाल है। हाँ, यकीनन। ये वाकई जबरदस्त था। 60,000 लोगों का एक साथ उठना और एक वैकल्पिक शासन का सपना देखना, ये सिर्फ गुस्सा नहीं, एक पॉजिटिव पॉलिटिकल एजेंडा भी था। सही कहा। इसी छोटा नागपुर क्षेत्र में सदी के आखिर में एक और महान विद्रोह हुआ, जिसे उलगुलान कहते हैं, मतलब महाविद्रोह। हाँ, उलगुलान। इसका नेतृत्व किया बिरसा मुंडा ने, जिन्हें आज भी धरती आबा, पृथ्वी पिता और भगवान की तरह पूजा जाता है। ये 1899-1900 में हुआ। सही। बिरसा मुंडा का आंदोलन संथाल हूल से कैसे अलग था या क्या समानताएं थीं? बिरसा मुंडा का उलगुलान कई मायनों में खास था। ये भी संथाल विद्रोह की तरह बाहरी शोषण, दिकू और अंग्रेजों के खिलाफ था, लेकिन इसमें एक गहरा सामाजिक धार्मिक सुधार का एंगल भी था। अच्छा, सोशल रिफॉर्म भी? हाँ, बिरसा ने पहले अपने ही समाज में जो अंधविश्वास थे, शराबखोरी थी, दूसरी बुराइयां थीं, उनके खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने एक नया धर्म चलाया, बिरसाइयत। इसमें एक ईश्वर की पूजा और अच्छे आचरण पर जोर था। और राजनीतिक लक्ष्य? वो भी था। उन्होंने मुंडाओं के पुराने गौरवशाली इतिहास को याद दिलाया। उनके जो पारंपरिक खुंटकट्टी अधिकार थे, मतलब जमीन पर समुदाय का हक, जो छीने जा रहे थे, उन्हें फिर से स्थापित करने की बात की। तो लक्ष्य था मुंडा राज? हाँ,
अंग्रेजी राज और दिकू राज खत्म करके एक आजाद मुंडा राज बनाना, जहां शोषण न हो और मुंडा अपने पारंपरिक तरीके से जी सकें। बिरसा मुंडा बहुत प्रभावशाली नेता माने जाते हैं। बेहद करिश्माई, उनकी बातों में इतनी ताकत थी कि हजारों मुंडा उनके पीछे हो लिए। उन्होंने अंग्रेजों, मिशनरियों, जमींदारों के खिलाफ हथियार उठाने का आह्वान किया। और विद्रोह शुरू हुआ? हाँ, 1899 में क्रिसमस के आसपास हमले शुरू हुए। लेकिन अंग्रेजों ने जाहिर है अपने आधुनिक हथियारों और बड़ी सेना से इस विद्रोह को भी बेरहमी से कुचल दिया। और बिरसा मुंडा का क्या हुआ? उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 1900 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई, शायद हैजे से। लेकिन क्या उलगुलान पूरी तरह विफल रहा? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। इसने ब्रिटिश सरकार को आदिवासियों की समस्याओं पर गंभीरता से सोचने को मजबूर किया। इसी के बाद 1908 में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट आया। अच्छा, उसमें क्या था? उसने आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को बेचने पर रोक लगाई और खुंड-कट्टी अधिकारों को कुछ हद तक मान्यता दी। तो बिरसा मुंडा आज भी एक बड़े प्रतीक है। हाँ, आदिवासी अस्मिता, स्वायत्तता और न्याय के संघर्ष के सबसे बड़े प्रतीक। उनका आंदोलन धर्म, समाज और राजनीति का मिलाजुला प्रयास था। तो बिरसा मुंडा के आंदोलन में ये धार्मिक सामाजिक सुधार का पहलू भी बहुत मजबूत था। इसने शायद लोगों को जोड़ने में मदद की होगी। निश्चित रूप से। अच्छा, इसी झारखंड क्षेत्र में 20वीं सदी की शुरुआत में करीब 1914 के आसपास एक और आंदोलन शुरू हुआ, ताना भगत आंदोलन। हाँ, ताना भगत। इसका नेतृत्व जत्रा टाना भगत ने किया। इसकी क्या खासियत थी? ये पिछले विद्रोहों से अलग कैसे था? ताना भगत आंदोलन की सबसे बड़ी खासियत थी उसका अहिंसक होना। अहिंसक? ये तो अलग है। हाँ, ये इससे पहले के ज्यादातर हथियारबंद विद्रोहों से अलग करता है। ये भी शुरू में उरांव जनजाति के बीच एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की तरह शुरू हुआ। इसमें भी सुधार की बातें थीं। हाँ, जत्रा भगत ने भी एक ईश्वर यानी धर्मेश की पूजा, भूत प्रेत में अविश्वास, मांस, शराब छोड़ना, सादा जीवन जीने का उपदेश दिया। उन्होंने पारंपरिक नाच गाने, पशु बलि का विरोध किया। लेकिन ये सिर्फ धार्मिक नहीं रहा। नहीं, जल्दी ही ये आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों से जुड़ गया। ताना भगतों ने जमींदारों को लगान देना बंद कर दिया, अंग्रेजों के टैक्स का विरोध किया, बेगारी करने से मना कर दिया। बेगारी मतलब? बिना मजदूरी के काम। हाँ, बिना मजदूरी के काम। और दिलचस्प बात यह है कि बाद में ये आंदोलन गांधी जी के विचारों और असहयोग आंदोलन से बहुत प्रभावित हुआ और उससे जुड़ गया। अच्छा, गांधी जी से जुड़ा हो। हाँ, ताना भगतों ने चरखा अपनाया, कांग्रेस के सम्मेलनों में हिस्सा लिया, स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रहे। तो ये दिखाता है कि आदिवासी प्रतिरोध के तरीके कितने अलग अलग थे। हाँ, सिर्फ हिंसक विद्रोह नहीं बल्कि सामाजिक सुधार और अहिंसक सत्याग्रह के रास्ते भी अपनाए गए। ये आदिवासी समाज के अंदरूनी सुधार और बाहरी शोषण के प्रतिरोध की मिलीजुली प्रक्रिया थी। ये विविधता वाकई ध्यान देने लायक है, सशस्त्र विद्रोह भी और अहिंसक प्रतिरोध भी। हाँ। अच्छा, अब थोड़ा समय में आगे चलते हैं। आजादी के ठीक पहले 1946 में बंगाल में हुआ तेभागा आंदोलन। तेभागा, क्या इसमें भी जनजातीय भागीदारी थी और इसका मुख्य मुद्दा क्या था? हाँ, देखिए, तेभागा आंदोलन मुख्य रूप से तो बंगाल के बटाईदार किसानों का था, जिन्हें बरगादार या अधियार कहते थे। लेकिन इसमें खासकर उत्तरी बंगाल की जिलों में जैसे दिनाजपुर, जलपाईगुड़ी, वहां बड़ी संख्या में आदिवासी किसान भी शामिल थे, जैसे संथाल, राजवंशी वगैरह। और तेभागा नाम का मतलब? नाम से ही साफ है, मांग थी तेभागा, यानी फसल का 2/3 हिस्सा। अच्छा, 2/3। हाँ, उस समय सिस्टम ये था कि बटाईदार जो मेहनत करके फसल उगाता था उसे आधा या उससे भी कम मिलता था, जबकि जमीन का मालिक, जोतदार या जमींदार, बिना कुछ किए बड़ा हिस्सा ले जाता था। तो किसानों की मांग थी कि उन्हें 2/3 मिले। हाँ, 2/3 किसान को, 1/3 मालिक को। ये आंदोलन बंगाल प्रांतीय किसान सभा के नेतृत्व में चला और इसमें जबरदस्त किसान एकता दिखी। जाति धर्म के भेद मिट गए थे। क्या ये सफल रहा? और आगे जो भूमि सुधार हुए उसकी जमीन तैयार की। तो ये दिखाता है कि आजादी के ठीक पहले भी आर्थिक शोषण के खिलाफ लड़ाई कितनी तेज थी। हाँ, और उसमें आदिवासी समुदाय भी सक्रिय थे। तो इन सभी विद्रोहों और आंदोलनों को अगर एक साथ देखें, चुआर, भील, कोल, संथाल, मुंडा, ताना भगत, तेभागा, एक पैटर्न साफ दिखता है ना? बिल्कुल। हर जगह लड़ाई है जल, जंगल, जमीन पर अपने पारंपरिक हक बचाने की। सही। भारी ताकतें, चाहे अंग्रेज हों, जमींदार, साहूकार, ठेकेदार, उनके शोषण का विरोध है। हाँ,
तीव्र विरोध। और साथ ही अपनी अलग पहचान, अपनी संस्कृति, अपनी जीवन शैली, अपनी स्वायत्तता बचाने का संघर्ष है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। हमने बुद्धू भगत, सिद्धू कानू, बिरसा मुंडा, जतरा टाना भगत जैसे नायकों को देखा जिन्होंने नेतृत्व दिया। तो इसका कुल मतलब क्या समझे? क्या ये बस इतिहास की कुछ बिखरी हुई घटनाएं थीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बिखरी हुई घटनाएं कतई नहीं थीं। अगर हम इन्हें बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक अभिन्न हिस्सा है। भले ही मुख्य धारा इतिहास में इन्हें उतनी जगह ना मिली हो। हाँ, भले ही उन्हें वो जगह ना मिली हो जिसके वो हकदार हैं। ये आंदोलन ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों के सबसे पहले और सबसे तीखे विरोधों में से थे। इन्होंने सिर्फ अंग्रेजी शासन को चुनौती नहीं दी, बल्कि वो जो अंदरूनी शोषण का सिस्टम था, जो अंग्रेजी राज में और मजबूत हो गया था, उसे भी उजागर किया। सही कहा। ये विद्रोह आदिवासी समुदायों के असाधारण साहस, उनकी संगठन क्षमता और अपने अस्तित्व और सम्मान के लिए लड़ने की उनकी जो जबरदस्त इच्छा शक्ति है, उसका प्रमाण है। ये हमें याद दिलाते हैं कि आजादी की लड़ाई सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं थी। बिल्कुल, ये लड़ाई सिर्फ पढ़े लिखे अभिजात वर्ग ने ही नहीं लड़ी। जंगलों और पहाड़ों में रहने वाले आम लोगों ने भी अपने तरीके से इसमें जो योगदान दिया है, वो अविस्मरणीय है। ये बात बहुत जरूरी है। अक्सर हम स्वतंत्रता संग्राम को कुछ गिने चुने चेहरों और घटनाओं तक ही सीमित कर देते हैं। हाँ, ये होता है। लेकिन इन जनजातीय विद्रोहों की कहानियां याद दिलाती हैं कि आजादी की लड़ाई का कैनवस कहीं ज्यादा बड़ा और ज्यादा जटिल था। सही। इसमें वो लोग भी पूरी शिद्दत से शामिल थे जो शायद सबसे ज्यादा हाशिए पर थे। इन नायकों और उनके संघर्षों को याद रखना सिर्फ उन्हें श्रद्धांजलि देना नहीं है, बल्कि अपने इतिहास की समझ को ज्यादा पूरा, ज्यादा सच्चा बनाना है। बिल्कुल सही कहा। और अंत में ये चर्चा इस जरूरी सवाल भी छोड़ जाती है जिस पर शायद श्रोताओं को सोचना चाहिए। क्या सवाल? कि इतिहास लिखने में ऐसा क्यों होता है कि कुछ आवाजें, कुछ संघर्ष ज्यादा सामने आते हैं और कुछ किनारे कर दिए जाते हैं? ये तो सोचने वाली बात है। क्या वजह है कि बिरसा मुंडा या सिद्धू कानू जैसे नायकों की कहानियां उतनी आम क्यों नहीं हैं जितनी होनी चाहिए? हाँ। और दूसरी बात, ये जो ऐतिहासिक संघर्ष थे, जो मुख्य रूप से जमीन, जंगल, संसाधन और स्वायत्तता के लिए थे, इन्हें आज के समय में समझना क्यों जरूरी है? आज के संदर्भ में इनकी प्रासंगिकता। हाँ, जब हम आज भी आदिवासी समुदायों से जुड़े भूमि अधिकारों, विस्थापन, विकास के मॉडल, पहचान के सवालों पर बहस करते हैं, तो क्या इतिहास के ये सबक हमें कोई रास्ता दिखा सकते हैं? गहरा सवाल है। इन सवालों पर सोचना, इन संघर्षों को सिर्फ अतीत की घटना ना मानकर वर्तमान से जोड़ने की कोशिश करना जरूरी है। निश्चित रूप से ये वाकई सोचने वाले बिंदु हैं। उम्मीद है कि भारत के इतिहास के इस महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर नज़रअंदाज किए गए पहलू पर हुई इस गहन चर्चा से श्रोताओं को एक नई और गहरी नज़र मिली होगी। हाँ, और जानने, समझने और सवाल पूछने का ये सफर हमेशा जारी रहना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद।